to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So आज के इस वीडियो में we are again going to continue our third chapter of class 11 history book that is an empire across 3 continents. So आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं. So the name of the topic is the third century crisis. सो टॉपिक का नाम सुन के आप लोगों को पता चल गया होगा कि बेसिकली आज के इस टॉपिक में हम लोग रोमन एम्पायर के लेट फेज के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो इससे पहले वाले टॉपिक में यानी कि इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में हमने रोमन एम्पायर के अर्ली फेज के बारे में पढ़ा था, यानी कि थर्ड सेंचुरी के पहले टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा था. बट आज के इस वीडियो में इस टॉपिक में हम लोग रोमन एम्पायर के लेट फेज यानी कि थर्ड सेंचुरी और थर्ड सेंचुरी के बाद के टाइम पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि क्राइसिस का मतलब क्या होता है. सो क्राइसिस यानी कि एक ऐसा अनस्टेबल सिचुएशन जिस सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टी फेस करते हो. सो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि थर्ड सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर को कौन से क्राइसिस यानी कि कौन से प्रॉब्लम्स कौन से डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सो इफ द फर्स्ट एंड सेकंड centuries were by and large a period of peace, prosperity and economic expansion, the third century brought the first major sign of internal strength. यानी कि रोमन एम्पायर में फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड के दौरान हमें रोमन एम्पायर में पीस यानी कि शांति देखने को मिला, रोमन एम्पायर में प्रोस्पेरिटी यानी कि इसी टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर की बहुत ज़्यादा उन्नति हुई, और साथ ही इकोनॉमिक एक्सपेंशन यानी कि इसी टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा था, बहुत ज़्यादा फैल रहा था. सो फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी एक ऐसा टाइम पीरियड था रोमन एम्पायर में जिस टाइम पीरियड में हमें पीस, प्रोस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन देखने को मिला. बट जैसे ही रोमन एम्पायर में थर्ड सेंचुरी का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, सो थर्ड सेंचुरी का टाइम पीरियड स्टार्ट होते ही हमें फर्स्ट टाइम एक मेजर साइन यानी कि एक मेजर चिन्ह देखने को मिला इंटरनल स्ट्रेंथ का. सो स्ट्रेंथ का मतलब होता है किसी तरीके का प्रॉब्लम, टेंशन या फिर स्ट्रेस. सो जैसे ही थर्ड सेंचुरी का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, सो थर्ड सेंचुरी का टाइम पीरियड स्टार्ट होते ही हमें रोमन एम्पायर में कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे चिन्ह देखने को मिले जिससे हमें पता चलता है कि रोमन एम्पायर में बहुत ज्यादा इंटरनल स्ट्रेंथ यानी कि इंटरनल प्रॉब्लम्स राइज हुए होंगे. सो अब हम वन बाय वन करके उन सारे क्राइसिस, उन सारे प्रॉब्लम्स या फिर डिफिकल्टीज को डिस्कस करेंगे जो कि रोमन एम्पायर को फेस करना पड़ा थर्ड सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान. सो जो सबसे पहला क्राइसिस था, जो सबसे पहला प्रॉब्लम था, वो था दैट फ्रॉम द 230s द एम्पायर फाउंड इटसेल्फ फाइटिंग ऑन सेवरल फ्रंट्स साइमल्टेनियसली. यानी कि जैसे ही थर्ड सेंचुरी का टाइम पीरियड का शुरुआत होता है, यानी कि अर्ली थर्ड सेंचुरी के टाइम पीरियड में ही 230s के टाइम पीरियड में ही जो रोमन एम्पायर था वो साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ बहुत सारे फ्रंट्स में फाइट करता है. यानी कि जैसे ही थर्ड सेंचुरी का टाइम पीरियड की शुरुआत होती है, सो शुरुआत होते ही रोमन एम्पायर एक साथ बहुत सारे फ्रंट्स यानी कि बहुत सारे जगहों पे फाइट करते हुए नजर आते हैं. सो ये था पहला प्रॉब्लम या फिर पहला क्राइसिस. सो नाउ अब हम सेकंड क्राइसिस को डिस्कस करते हैं. सो इन ईरान अ न्यू एंड मोर एग्रेसिव डायनेस्टी इमर्ज्ड इन 225 and they called themselves the Sasanians. So प्रीवियस के टॉपिक में ही हमने डिस्कस किया था कि रोमन एम्पायर का जो एक स्ट्रांग कंपेटिटर, एक जो स्ट्रांग राइवल था, वो था इरानियन एम्पायर. सो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि इरानियन एम्पायर को सबसे पहले पार्थियन डायनेस्टी के रूलर्स रूल करेंगे, बट पार्थियंस के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी ईरान को रूल करेगा वो था ससानियन डायनेस्टी. सो बेसिकली थर्ड सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान ही 225 के टाइम पीरियड के दौरान ही एक नया और एक ज्यादा एग्रेसिव यानी कि एक ज्यादा लड़ाकू डायनेस्टी इमर्ज होता है ईरान में. एंड ये जो डायनेस्टी के लोग थे ये अपने आप को ससानियंस कहते हैं. सो बेसिकली 225 के टाइम पीरियड के दौरान ससानियन डायनेस्टी का इमर्जेंस होता है ईरानियन एम्पायर में. And within just 15 years were expanding rapidly in the direction of the Euphrates. यानी कि ये जो ससानियन डायनेस्टी था ये सिर्फ 15 साल के टाइम पीरियड में ही ईरानियन एम्पायर को रैपिडली एक्सपेंड करता है, यानी कि ईरानियन एम्पायर को तेजी से फैलाता है, तेजी से एक्सपेंड कराता है इन द डायरेक्शन ऑफ द यूफ्रेट रिवर की डायरेक्शन की तरफ. यानी कि ससानियन डायनेस्टी के रूलर ईरानियन एम्पायर का एक्सपेंशन कराते हैं वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ. अब आप सोचिए कि बेसिकली जो ईरानियन एम्पायर है
अगर वो वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ एक्सपेंड करेगा, दैट मीन्स कि वो रोमन एम्पायर के साथ कोलैप्स कर सकता है। सो इसीलिए ईरान में ससानियन डायनेस्टी का जो इमर्जेंस था वो रोमन एम्पायर के लिए एक क्राइसिस था। नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट in a famous rock inscription cut in 3 languages, Shahapur I, the Iranian ruler, claimed he had annihilated a Roman army of 60,000 and even captured the eastern capital of Antioch। यानी कि एक फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन में, अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम होगा, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही इंस्क्रिप्शन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। सो एक फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन में जिसमें 3 लैंग्वेजेस में कट करके ये लिखा हुआ था कि एक ईरानियन रूलर थे जिनका नाम था शाहपुर I। सो शाहपुर I ने ये क्लेम किया था, यानी कि ये दावा किया था कि उन्होंने करीब 60,000 रोमन आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड इवन रोमन एम्पायर का जो ईस्टर्न कैपिटल था एंटियोक उसको भी कैप्चर कर लिया था। सो ये चीज उन्होंने एक फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखवाया था। सो इस फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि रोमन एम्पायर को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैलेंज फेस करना पड़ रहा था फ्रॉम द इरानियन एम्पायर एंड फ्रॉम द इरानियन रूलर। नेक्स्ट हमें क्राइसिस के बारे में बता रखा है दैट मीनवाइल, यानी कि उसी टाइम पीरियड के दौरान अ होल सीरीज ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स and rather tribal confederacies began to move against the Rhine and Danube frontiers, and the whole period from 233 to 280 saw repeated invasion of a whole line of provinces that stretched from the Black Sea to the Alps and southern Germany। यानी कि इसी टाइम पीरियड के दौरान जो कुछ जर्मनिक ट्राइब्स थे, ट्राइब्स यानी कि वे लोग जो कि कबीलों में रहते हैं, सो जो जर्मनिक ट्राइब्स थे एंड जो ट्राइबल कन्फेडरेसीज थी, ट्राइबल कन्फेडरेसीज यानी कि जब डिफरेंट ट्राइब के लोग एक साथ यूनाइट होते हैं एंड एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, उसी को ट्राइबल कन्फेडरेसीज कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एलेमानी, फ्रैंक्स, गोथ्स, सो ये सारे डिफरेंट ट्राइब्स के नाम है। सो जब ये सारे ट्राइब के लोग एक साथ यूनाइट हो जाते हैं एंड एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, उसी को ट्राइबल कन्फेडरेसीज कहा जाता है। सो बेसिकली इसी टाइम पीरियड के दौरान, 3rd सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान, ये सारे जो जर्मनिक ट्राइब थे, जो ट्राइबल कन्फेडरेसीज थे, ये सारे लोग राइन एंड डैन्यूब फ्रंटायर यानी कि जो रिवर राइन एंड जो रिवर डैन्यूब है, सो दोनों रिवर के फ्रंटायर्स यानी कि दोनों रिवर के सरहद की तरफ मूव कर रहे थे। सो बेसिकली जब हमने रोमन एम्पायर के बाउंड्रीज को देखा था, सो रोमन एम्पायर का जो नॉर्दर्न बाउंड्रीज है वो बेसिकली रिवर राइन एंड डैन्यूब तक फैला हुआ है। सो ये सारे जो ट्राइब के लोग थे, ये लोग बेसिकली रोमन एम्पायर के नॉर्दर्न बाउंड्रीज की तरफ भी मूव कर रहे थे। एंड पूरा जो 3rd सेंचुरी का टाइम पीरियड था, यानी कि फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 233 टू 280, सो इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान ये सारे जो ट्राइबल पीपल थे, वे लोग रिपीटेड इन्वेजन यानी कि लगातार अटैक कर रहे थे रोमन एम्पायर के प्रोविंसेस के ऊपर। सो बेसिकली ब्लैक सी से लेकर अल्प्स तक रोमन एम्पायर में जितने सारे भी प्रोविंसेस थे, इवन सदर्न जर्मनी में भी रोमन एम्पायर के जो प्रोविंसेस थे, जो टेरिटरीज थे, उन सारे टेरिटरीज, उन सारे प्रोविंसेस में ये सारे जर्मनिक ट्राइब्स के लोग एंड ट्राइबल कन्फेडरेसीज लगातार अटैक कर रहे थे। सो बेसिकली रोमन एम्पायर के ईस्टर्न बाउंड्रीज को ससानियन डायनेस्टी के रूलर अटैक कर रहे थे एंड रोमन एम्पायर के नॉर्थर्न बाउंड्रीज को जर्मनिक ट्राइब्स एंड डिफरेंट जो ट्राइबल कन्फेडरेसीज यानी कि डिफरेंट जो ट्राइबल ग्रुप्स है, वे लोग अटैक कर रहे थे। नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट द रोमन्स वर फोर्स्ड टू अबैंडन मच ऑफ द टेरिटरी बियॉन्ड द डैन्यूब, यानी कि जो रोमन एम्परर्स थे उन्हें फोर्सफुली अपने बहुत सारे टेरिटरीज को जो कि डैन्यूब रिवर के आसपास में थे या फिर डैन्यूब रिवर के पार यानी कि बियॉन्ड थे, सो उन सारे टेरिटरीज को उन्हें छोड़ना पड़ा, उन सारे टेरिटरीज का उन्हें त्याग करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो जर्मनिक ट्राइब्स थे वो लगातार डैन्यूब रिवर के फ्रंटायर्स में एंड डैन्यूब रिवर के आसपास में जितने भी टेरिटरीज है उसमें अटैक कर रहे थे। सो इसी डर के कारण रोमन्स को बहुत सारे टेरिटरीज को छोड़ना पड़ा, बहुत सारे टेरिटरीज का त्याग करना पड़ा। नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट the rapid succession of emperors in the 3rd century, 25 emperors in 47 years, is an obvious symptom of the strength faced by the empire in this period। यानी कि 3rd सेंचुरी एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर में बहुत सारे एम्पायर्स एक के बाद एक चेंज होते गए। सो बेसिकली 47 ईयर्स में करीब 25 एम्पायर्स एक के बाद एक चेंज होते गए। यानी कि अगर एक एम्पायर अपने
अपने राजगद्दी पे बैठता है देन वो ठीक से 2 साल भी पूरे एम्पायर में रूल नहीं करता है कि वो चेंज हो जाता है। सो ऐसे करके 47 ईयर्स में 25 एम्पायर्स एक के बाद एक चेंज होते गए। सो ये एक ऑब्वियस सिम्टम है, यानी कि ये एक ऑब्वियस साइन है, ये एक चिन्ह है कि 3rd सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर को कितने सारे डिफिकल्टीज एंड कितने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। सो अगर क्वेश्चन आता है अबाउट द 3rd सेंचुरी क्राइसिस इन रोमन एम्पायर, सो जितना भी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा, सो इन सारे इंफॉर्मेशन को आप पॉइंट वाइज पॉइंट बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या था कि 230s के टाइम पीरियड के दौरान जो रोमन एम्पायर था वो एक साथ बहुत सारे फ्रंट्स में फाइट कर रहा था। सेकेंड जो क्राइसिस था वो ये था कि जो ससानियन डायनेस्टी था वो बेसिकली बहुत ही तेजी से यूफ्रेट रिवर के डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा था, अपना जो ईरानियन एम्पायर है उसको एक्सपेंड कर रहा था। थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्राइसिस था वो था कि जो जर्मनिक ट्राइब के लोग थे वे लोग बेसिकली रोमन एम्पायर के नॉर्दर्न बाउंड्रीज के ऊपर अटैक कर रहे थे। एंड जो फोर्थ क्राइसिस था वो ये था कि रोमन एम्पायर में 47 ईयर्स में एक के बाद एक 25 एम्पायर्स चेंज होते गए। सो ये सारे पॉइंट्स को आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। सो आई होप कि आपको 3rd सेंचुरी क्राइसिस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो 3rd सेंचुरी एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में रोमन एम्पायर को बहुत सारे डिफिकल्टीज एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर। इस टॉपिक के फर्स्ट पैरा में हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड पैरा में हम लोग लिटरेसी के बारे में पढ़ेंगे एंड थर्ड पैरा में हम लोग कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो वर्ड है जेंडर, ये वर्ड सुन के ही आप लोगों के माइंड में मेल एंड फीमेल आ गया होगा। यस, फर्स्ट पैरा में हम लोग बेसिकली रोमन एम्पायर में रहने वाले मेल एंड फीमेल के बारे में ही पढ़ेंगे कि उनका कैसा पोजीशन हुआ करता था रोमन एम्पायर में। साथ ही हम लोग फर्स्ट पैरा में रोमन एम्पायर में रहने वाले फैमिलीज एंड रोमन एम्पायर में किस तरीके के मैरिजेस होते थे एंड जो रोमन एम्पायर के मेल एंड फीमेल थे वे लोग किस एज में शादी करते थे। ये सारे इंफॉर्मेशन भी हम लोग इस टॉपिक के फर्स्ट पैरा में जानने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। One of the more modern feature of Roman society was the widespread prevalence of the nuclear family। यानी कि रोमन सोसाइटी, रोमन एम्पायर के समाज के अगर हम एक मॉडर्न फीचर, एक नया फीचर या फिर एक आधुनिक फीचर की बात करें, बेसिकली रोमन एम्पायर में न्यूक्लियर फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रिविलेंस, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। अब न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? न्यूक्लियर फैमिली यानी कि छोटा परिवार जिसमें एक हस्बैंड होता है, उसकी वाइफ होती है एंड उन दोनों के चिल्ड्रंस होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली एक छोटे परिवार को कहा गया है। रोमन एम्पायर के सोसाइटी में, रोमन एम्पायर के समाज में बेसिकली हमें ये देखने को मिला है कि रोमन एम्पायर के लोग न्यूक्लियर फैमिली में ही रहना पसंद करते थे जिसमें हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन होता था। एडल्ट सन डिड नॉट लिव विद देयर फैमिलीज। फैमिली का जो एडल्ट सन होता था, जो मैच्योर सन होता था, वो अपने फैमिली के साथ नहीं रहता था, यानी कि अपने पेरेंट्स, अपने मदर एंड फादर के साथ नहीं रहता था, बल्कि जब एडल्ट सन का मैरिज हो जाता था देन वो अपने वाइफ एंड अपने चिल्ड्रंस के साथ रहा करते थे। And it was exceptional for adult brothers to share a common household। यानी कि ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल होता था, बहुत ज़्यादा अनयूजुअल होता था कि जो एडल्ट ब्रदर्स है वो कॉमन हाउस होल्ड को शेयर करते हैं। यानी कि जो एडल्ट ब्रदर्स है वो अपने अपने फैमिली, यानी कि अपने अपने वाइफ एंड अपने अपने चिल्ड्रन के साथ एक ही घर में, एक ही परिवार में एक साथ रहते हैं। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा रियली ही देखने को मिला है, क्योंकि बेसिकली रोमन सोसाइटी में हमें जॉइंट फैमिली देखने को नहीं मिला है। वे लोग बेसिकली न्यूक्लियर फैमिली में ही रहना पसंद करते थे। नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट ऑन द अदर हैंड स्लेव्स वेर इंक्लूडेड इन द फैमिली। यानी कि भले ही जो एडल्ट सन होते थे वो अपने पेरेंट्स, यानी कि अपने मदर एंड फादर के साथ नहीं रहते थे, जॉइंट फैमिली हमें देखने को नहीं मिला है रोमन सोसाइटी में, बट जो स्लेव्स, जो नौकर होते थे, उन लोगों को परिवार में इंक्लूड किया जाता था एंड परिवार का एक मेंबर माना जाता था। विद दिस हमने रोमन एम्पायर के फैमिलीज के बारे में पढ़ लिया। अब हम रोमन एम्पायर के मैरिजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाय द लेट रिपब्लिक, यानी कि लेट रिपब्लिक के टाइम पीरियड के दौरान, 1st सेंचुरी BC के टाइम पीरियड के दौरान जब भी रोमन एम्पायर में मैरिजेस होते थे, मैरिजेस के दौरान जो वाइफ होती थी, जो पत्नी होती थी, वो अपने प्रॉपर्टी को अपने हस्बैंड को ट्रांसफर नहीं करती थी। यानी कि वाइफ के प्रॉपर्टी के ऊपर हस्बैंड का अथॉरिटी, यानी कि हस्बैंड का अधिकार नहीं रहता था। शी रिटेन फुल राइट्स इन द प्रॉपर्टी
ऑफ हर नेटल फैमिली, यानी कि जो वाइफ होती थी उसका पूरा अधिकार होता था, फुल राइट होता था कि वो अपने नेटल फैमिली यानी कि वो फैमिली जिस फैमिली में उसका जन्म हुआ है, सो वाइफ का जिस फैमिली में जन्म होता था, सो उस फैमिली का जितना भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ वाइफ का ही अधिकार होता था। एंड ये जो राइट है, ये जो अधिकार है, इस अधिकार को वो अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर नहीं करती थी, यानी कि हस्बैंड का वाइफ के प्रॉपर्टी के ऊपर, जो प्रॉपर्टी उसे अपने मायके से मिला है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका कोई भी अधिकार नहीं होता था। While the woman's dowry went to the husband for the duration of the marriage, यानी कि भले ही शादी के टाइम पीरियड के दौरान वोमेन की जो डॉरी होती थी, यानी कि जो दहेज होता था, उस दहेज के ऊपर हस्बैंड का पूरा अधिकार रहता था। बट द वोमेन रिमेन्ड अ प्राइमरी हेयर ऑफ हर फादर, यानी कि शादी होने के बाद भी अपने फादर के प्रॉपर्टी के ऊपर वोमेन का पूरा अधिकार रहता था, एंड वो अपने पिता का प्राइमरी हेयर यानी कि प्रथम उत्तराधिकारी रहती थी, एंड इवन एन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर ऑन हर फादर्स डेथ, यानी कि पिता के मृत्यु होने के बाद पिता का जितना भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के ऊपर वोमेन का ही इंडिपेंडेंट ओनरशिप रहता था, इंडिपेंडेंट अधिकार रहता था। एंड ये जो ओनरशिप है, ये जो राइट है, इस राइट को उसे अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर नहीं करना पड़ता था। Thus, Roman women enjoyed considerable legal rights in owning and managing property. So, रोमन एम्पायर की जो वोमेन होती थी उसके पास पूरा लीगल राइट्स होता था, यानी कि कानूनी अधिकार रहता था अपने प्रॉपर्टी को ओन करने के लिए और अपने प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। सो देयरफॉर जो रोमन वोमेन थी वो बहुत ज़्यादा लीगल राइट्स को एंजॉय करती थी। इन अदर वर्ड्स, इन लॉ द मैरिड कपल was not one financial entity but two, and the wife enjoyed complete legal independence. यानी कि कानूनी तौर पर जो मैरिड कपल होता था, यानी कि एक हस्बैंड एंड जो वाइफ होता था, उनको एक नहीं बल्कि दो फाइनेंशियल एंटिटी माना जाता था। सो बेसिकली कई बार हम लोग क्या देखते हैं कि जो हस्बैंड एंड जो वाइफ है उसको एक ही फाइनेंशियल एंटिटी माना जाता है, यानी कि जो कुछ भी हस्बैंड का है वो वाइफ का है, एंड जो कुछ भी वाइफ का है वो हस्बैंड का है। बट रोमन एम्पायर में क्या होता था, मैरिड कपल को यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ को इंडिविजुअल फाइनेंशियल एंटिटी के रूप में देखा जाता था, यानी कि वाइफ के पास जो प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ और सिर्फ वाइफ का ही अधिकार है, एंड हस्बैंड के पास जो प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड का ही अधिकार है। एंड द वाइफ एंजॉयड कंप्लीट लीगल इंडिपेंडेंस, यानी कि जो वाइफ होती थी वो कंप्लीट लीगल इंडिपेंडेंस को एंजॉय करती थी, यानी कि उसको अपने प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा अधिकार रहता था, पूरा कानूनी अधिकार रहता था। नेक्स्ट हमें रोमन एम्पायर के डाइवोर्स के प्रोसेस के बारे में बता रखा है। सो डाइवोर्स का जो प्रोसेस होता था वो बहुत ज़्यादा इजी होता था। जब भी एक कपल को यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे से तलाक चाहिए होता था, देन बेसिकली एक नोटिस के थ्रू वो अपने इच्छा को एक दूसरे को बताते थे, एंड उस नोटिस के थ्रू ही उनका जो मैरिज होता था वो डिसॉल्व हो जाता था, यानी कि उनका जो मैरिज था वो टूट जाता था। नेक्स्ट हमें मेल एंड फीमेल के मैरिज एजेस के बारे में बता रखा है कि वो लोग किस वर्ष में शादी किया करते थे। सो जो मेल्स होते थे यानी कि जो पुरुष होते थे वो लोग बेसिकली लेट 20s एंड अर्ली 30s में मैरिज करते थे, यानी कि लेट 20s से यहाँ पे मतलब है 25 से लेकर 29 का टाइम पीरियड, एंड अर्ली 30s से यहाँ पे मतलब है 30 से लेकर 35 का टाइम पीरियड। सो इसी टाइम पीरियड के दौरान, इसी एज ग्रुप के दौरान वे लोग मैरिजेस यानी कि वे लोग शादी करते थे। एंड अगर हम वेमेन की मैरिज एजेस की बात करें, सो जो वेमेन होती थी वो बेसिकली लेट टीन्स में यानी कि 15 से लेकर 19 के एज ग्रुप में, या फिर अर्ली 20s में यानी कि 20 से लेकर 25 के एज ग्रुप में शादियां करती थी। सो इससे हमें पता चलता है कि रोमन सोसाइटी में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप होता था। नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट मैरिजेस वे जनरली अरेंज, यानी कि रोमन सोसाइटी में जो शादियां होती थी वो अरेंज मैरिजेस होते थे। And there is no doubt that women were often subject to domination by their husband. So अभी तक हमने रोमन सोसाइटी में वोमेन के अच्छे पोजीशन के बारे में जाना कि रोमन सोसाइटी में फाइनेंशियली एंड लीगली वोमेन एक बहुत ही अच्छे पोजीशन को एंजॉय करती थी। बट कहीं ना कहीं अगर हम हाउस होल्ड या फिर अगर हम डोमेस्टिक लाइफ में देखें, घरेलू जीवन में देखें, सो वोमेन का जो पोजीशन होता था वो मेल से नीचे ही होता था। सो बेसिकली डोमेस्टिक लाइफ में यानी कि घरेलू जीवन में जो हस्बैंड होते थे, जो पति होते थे, वो अपने वाइफ के ऊपर डोमिनेट करता था, यानी कि पति का अपने वाइफ के ऊपर कंट्रोल होता था, वो ज्यादा पावरफुल होते थे एज कंपेयर टू देयर वाइफ।
सो इस चीज का हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है. सो बेसिकली हमें अगस्टाइन के बारे में बता रखा है. सो ये एम्पायर अगस्थस नहीं है बल्कि अगस्टाइन है, जो कि एक ग्रेट कैथोलिक बिशप थे. बिशप यानी कि एक क्लर्जीमैन, यानी कि फादर्स जो होते हैं चर्च में उन्हीं को बिशप कहा जाता है. सो साइड में हमें सेंट अगस्टाइन के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे रखा है. सो इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं. सो सेंट अगस्टाइन वाज बिशप ऑफ द नॉर्थ अफ्रीकन सिटी ऑफ हिप्पो. सो नॉर्थ अफ्रीका में एक शहर है, एक सिटी है, जिस सिटी का नाम है हिप्पो. सो बेसिकली सेंट अगस्टाइन हिप्पो के ही एक बिशप थे. सो ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन नॉर्थ अफ्रीका. सो जो सेंट अगस्टाइन थे उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर जो टाइम है वो नॉर्थ अफ्रीका में ही बिताया था. सो सेंट अगस्टाइन ये कहते हैं कि उनके जो फादर थे वो उनके मदर को रेगुलरली मारते रहते थे. एंड सिर्फ और सिर्फ सेंट अगस्टाइन के फादर ही एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो कि अपनी वाइफ को मारते थे, बल्कि हिप्पो शहर में ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स थे जो कि अपने वाइफ्स को मारते रहते थे. सो इससे हमें पता चलता है कि रोमन सोसाइटी में भले ही वोमेन को एक अच्छा लीगल एंड फाइनेंशियल पोजीशन दिया जाता था, बट डोमेस्टिक लाइफ में वोमेन का जो पोजीशन था वो बहुत ज़्यादा खराब था. नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट फादर हैड सब्सटेंशियल लीगल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन. यानी कि एक पिता का ही लीगल कंट्रोल होता था, यानी कि कानूनी अधिकार रहता था अपने बच्चों के ऊपर. For example, a legal power of life and death in exposing unwanted children by leaving them out in the cold to die. यानी कि एक पिता का अपने बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा कानूनी अधिकार रहता था कि वो अपने बच्चे के लाइफ एंड डेथ को भी डिसाइड कर सकता था. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अनवांटेड चिल्ड्रन है, यानी कि एक ऐसा बच्चा है जिस बच्चे को पेरेंट्स नहीं रखना चाहते हैं, सो ऐसे बच्चे को जो फादर होते थे वो बेसिकली बाहर ठंड में छोड़ देते थे मरने के लिए. एंड इसके लिए उन्हें कोई भी लीगल पनिशमेंट भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि उसे पूरा अधिकार है, पूरा लीगल राइट है अपने बच्चे के ऊपर. वो चाहे तो अपने बच्चे को जीवित भी रख सकते हैं एंड अगर वो ना चाहे तो अपने बच्चों को मार भी सकते हैं. सो इसीलिए उन्हें कोई लीगल पनिशमेंट भी नहीं दिया जाता था. सो बेसिकली जो लीगल कंट्रोल है बच्चों का वो फादर के पास ही होता था, मदर के पास नहीं होता था. सो विद दिस हमने जेंडर वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया. अब हम रोमन एम्पायर के लिटरेसी के बारे में पढ़ेंगे. सो सबसे पहले जानते हैं कि लिटरेसी का मतलब क्या होता है. सो लिटरेसी यानी कि द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, पढ़ने और लिखने की एबिलिटी को लिटरेसी कहा जाता है. सो नेक्स्ट पैरा में हम रोमन एम्पायर के लिटरेसी रेट के बारे में जानेंगे. सो बेसिकली रोमन एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लिटरेसी रेट देखने को मिलता है. यानी कि रोमन एम्पायर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टेरिटरीज में अलग अलग लिटरेसी रेट हुआ करता था. रोमन एम्पायर के कुछ हिस्सों में ज़्यादा लिटरेसी रेट होता था, वेरेस रोमन एम्पायर के कुछ और हिस्सों में कम लिटरेसी रेट होता था. जैसे कि फॉर एग्जांपल इन पोम्पे. सो बेसिकली रोमन एम्पायर का एक शहर था जिस शहर का नाम था पोम्पे. सो ये जो शहर था ये 79 सेंचुरी के दौरान एक वॉल्केनिक इरप्शन में बरीड यानी कि दब गया था. सो इस शहर से आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है वाइड स्प्रेड कैजुअल लिटरेसी का. यानी कि इस शहर में आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे बहुत सारे एविडेंस, ऐसे बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इस शहर में जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ज़्यादा था. सो हमें क्या प्रूफ मिलता है, क्या एविडेंस मिलता है? सो बेसिकली वॉल्स on the main street of Pompeii often carried advertisement and graffiti were found all over the city. यानी कि पोम्पे शहर का जो मेन स्ट्रीट्स होता था, सो उस मेन स्ट्रीट्स के वॉल्स में यानी कि दीवारों में आर्कियोलॉजिस्ट को एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिला और साथ ही इस सिटी के बहुत सारे वॉल्स में आर्कियोलॉजिस्ट को ग्राफिटी देखने को मिला. सो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्राफिटी का मतलब क्या होता है. सो जब वॉल्स में यानी कि दीवारों में कुछ लिखा जाता है या फिर पिक्चर्स ड्रॉ किए जाते हैं उसी को ग्राफिटी कहा जाता है. सो ग्राफिटी इवन आप आज के टाइम पीरियड में भी देखते होंगे. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बेसिकली वॉल्स में पिक्चर्स बनाए जाते हैं या फिर वॉल में उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ जाता है. इवन ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम भी होते हैं जिस स्कीम के एडवर्टाइजमेंट के लिए वॉल्स का ही हेल्प लिया जाता है. सो बेसिकली पोम्पे शहर में आर्कियोलॉजिस्ट को एडवर्टाइजमेंट्स के एंड ग्राफिटी के सबूत मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पोम्पे शहर में रहने वाले जो लोग थे वे लोग पढ़े लिखे थे, तभी ना वो अपने वॉल्स में ये सब कुछ लिखते थे. नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट इन इजिप्ट
where hundreds of papyri survive. So papyri क्या होता है ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम होगा. हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में papyri को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था. So आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट में hundreds of papyri मिलता है. Most formal documents such as contracts were usually written by professional scribes. यानी कि जो कुछ भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते थे जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कोई भी लीगल एग्रीमेंट. सो जो कुछ भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते थे वो बेसिकली प्रोफेशनल स्क्राइब्स के द्वारा ही लिखाया जाता था. अब स्क्राइब्स कौन है? सो स्क्राइब एक ऐसा पर्सन होता है जिसको प्रोफेशनली अपॉइंट किया जाता है लीगल डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए. सो जितना भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होता था, जितना भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होता था वो बेसिकली प्रोफेशनल स्क्राइब्स के द्वारा ही लिखा जाता था इजिप्ट में. But even here, literacy was certainly more widespread among certain categories such as soldiers, army officers and state managers. So, इजिप्ट शहर में हमें ये देखने को मिला है कि बेसिकली कुछ कैटेगरी के लोगों में जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ज़्यादा था, जैसे कि सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स, स्टेट मैनेजर्स. सो ये सारे जो कैटेगरी के लोग थे ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे. सो विद दिस हमने रोमन एम्पायर के लिटरेसी के बारे में भी जान लिया. सो हमने ये देखा कि रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन था, यानी कि अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहर में अलग अलग लिटरेसी रेट हुआ करता था. सो अब हम रोमन एम्पायर के कल्चर के बारे में जानेंगे, यानी कि रोमन एम्पायर के संस्कृति के बारे में जानेंगे. सो कल्चर के बारे में हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने फर्स्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि बेसिकली रोमन एम्पायर जो ईरानियन एम्पायर है उससे इसीलिए अलग है क्योंकि रोमन एम्पायर में हमें डाइवर्स कल्चर देखने को मिलता है एंड इवन हमें बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस भी देखने को मिलता है. सो अब हम कल्चर को अच्छे से समझते हैं रोमन एम्पायर के. The cultural diversity of the empire was reflected in many ways and at many levels. यानी कि रोमन एम्पायर में जो कल्चरल डाइवर्सिटी था, यानी कि कल्चर में जो भिन्नता, कल्चर में जो डिफरेंसेस था वो हम अलग अलग वेज यानी कि अलग अलग तरीकों से और अलग अलग लेवल्स में देख सकते हैं. जैसे कि इन द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस कल्ट, यानी कि धर्म में, रिलीजन में भी हम रोमन एम्पायर में डिफरेंसेस देख सकते हैं. अलग अलग पार्ट में रहने वाले लोग अलग अलग धर्म को प्रैक्टिस करते थे, अलग अलग लोकल डीटीज यानी कि अलग अलग लोकल देवी देवताओं को मानते थे. The plurality of languages that were spoken. So as we have discussed that Roman Empire में बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाते थे. The style of dress and costume. Even जो पहनावा होता था, उन लोगों का जो ड्रेस होता था, जो कॉस्ट्यूम होता था, यानी कि जो वेशभूषा होता था, उसमें भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता है. यानी कि रोमन एम्पायर के लोग अलग अलग तरीके के ड्रेस पहनते थे, अलग अलग तरीके के कॉस्ट्यूम पहनते थे. द फूड पीपल एट, इवन जो खाना वो लोग खाते थे उसमें भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता है. हो सकता है कि रोमन एम्पायर के ईस्टर्न पार्ट में जो लोग रहते थे उनका जो मेन फूड होता था वो अलग होता था, वेस्टर्न पार्ट में रहने वाले लोगों का मेन फूड अलग होता था. सो इस तरीके से जो खाना वो लोग खाते थे उसमें भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता है. देयर फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और सोसाइटी में वे लोग किस तरीके से ऑर्गेनाइज रहते थे इसमें भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता है. जैसे कि कुछ लोग ट्राइबल होते थे और कुछ लोग नॉन ट्राइबल होते थे. इवन देयर पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट, यानी कि किस तरीके से वो अपनी जगहों पे रहा करते थे इसमें भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है. सो रोमन एम्पायर का जो कल्चर था वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स था. रोमन एम्पायर में हमें कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है. रोमन एम्पायर के रिलीजन में, लैंग्वेजेस में, ड्रेसिंग स्टाइल में, फूड में एंड इवन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेटलमेंट में भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है. फिर हमें रोमन एम्पायर के कुछ लैंग्वेजेस के बारे में बता रखा है. सो बेसिकली हमने प्रीवियस के टॉपिक में ये डिस्कस किया था कि रोमन एम्पायर का जो दो इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है वो है लैटिन एंड ग्रीक. बट लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज के अलावा भी रोमन एम्पायर में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते थे, जैसे कि अरामिक. सो अरामिक वाज द डोमिनेंट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ द नियर ईस्ट, यानी कि रोमन एम्पायर के सामने का जो ईस्टर्न इलाका है उस ईस्टर्न इलाके में अरामिक लैंग्वेज एक डोमिनेंट लैंग्वेज हुआ करता था. और साथ ही इजिप्ट में कॉप्टिक लैंग्वेज का यूज होता था. नॉर्थ अफ्रीका में प्यूनिक एंड बर्बर लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था. स्पेन एंड नॉर्थ वेस्ट में सेल्टिक लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था.
बट मेनी ऑफ दिस लिंग्विस्टिक कल्चर्स वेर प्योरली ऑरल, यानी कि ये सारे जो लिंग्विस्टिक कल्चर थे, यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड जो कल्चर थे वो ऑरल होता था। ऑरल यानी कि मौखिक, यानी कि ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेजेस है इसको कभी भी लिखा नहीं गया था, बल्कि ये ऑरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते गया। सो ये सारे जो लैंग्वेजेस थे वो तब तक लिखे नहीं गए थे जब तक कोई भी एक स्क्रिप्ट यानी कि कोई भी एक लिपि का इन्वेंशन नहीं हुआ था। बट जैसे ही एक स्क्रिप्ट एक लिपि का इन्वेंशन हुआ सो लैंग्वेज को लिखे जाने लगे। जैसे कि अर्मेनियन ओनली बिगेन टू बी रिटन एज लेट एज द 5th सेंचुरी, यानी कि अर्मेनिक जो लैंग्वेज है वो बेसिकली अर्मेनियंस के द्वारा लिखा जाने लगा 5th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान। एंड वेयरएज देयर वाज ऑलरेडी अ कॉप्टिक ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल बाय द मिडिल ऑफ द 3rd सेंचुरी, यानी कि जो कॉप्टिक लैंग्वेज है सो उस कॉप्टिक लैंग्वेज में बाइबल को ट्रांसलेट भी किया गया था 3rd सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान। Elsewhere, the spread of Latin displays the written form of languages that were otherwise widespread, यानी कि जो लैटिन लैंग्वेज था वो कहीं ना कहीं दूसरे जो रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस थे उसको डिस्प्लेस कर रहा था, यानी कि दूसरे लैंग्वेजेस का जगह ले रहा था। एंड जो सेल्टिक लैंग्वेज था वो 1st सेंचुरी के बाद से लिखना बंद हो गया। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखा था अबाउट द डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट वर स्पोकन इन रोमन एम्पायर। सो विद दिस हमारा 3rd टॉपिक भी कंप्लीट होता है। सो हमने अपना एक्टिविटी 1 कंप्लीट किया था, अब हम अपने एक्टिविटी 2 को भी कंप्लीट करते हैं। सो एक्टिविटी 2 में भी 2 क्वेश्चन गिवन है। पहला क्वेश्चन है हाउ इंडिपेंडेंट वेर वुमेन इन रोमन वर्ल्ड, यानी कि जो रोमन सोसाइटी था, रोमन सोसाइटी में जो वुमेन थी वो कितना ज्यादा इंडिपेंडेंट थी। सो इसका आंसर आप लोगों को 3rd टॉपिक में मिल गया होगा। रोमन एम्पायर में रहने वाली जो वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी फाइनेंशियली और लीगली। कंपेयर द सिचुएशन ऑफ द रोमन फैमिली विद द फैमिली इन इंडिया टुडे। सो रोमन एम्पायर के टाइम पीरियड के दौरान जो रोमन फैमिलीज होती थी एंड आज के टाइम पीरियड में जो इंडियन फैमिलीज है उसके बीच में आपको एक कंपैरिजन करना है। सो इसमें आप लिख सकते हैं कि बेसिकली उस टाइम पीरियड में रोमन एम्पायर में न्यूक्लियर फैमिली को ही ज़्यादा प्रिविलेंस दिया जाता था, बट आज के टाइम पीरियड में भी हमें इंडिया में बेसिकली जॉइंट फैमिली देखने को मिलता है। बट धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है, आज के टाइम पीरियड में भी ज़्यादातर हमें न्यूक्लियर फैमिली ही देखने को मिलता है, बट जॉइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी है इंडिया में। सो इस तरीके से आप इंडियन सोसाइटी में रहने वाले फैमिलीज और रोमन सोसाइटी में रहने वाले फैमिलीज के बीच में एक कंपैरिजन कर सकते हो। सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं। आई होप कि आपको 2nd एंड 3rd टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड प्लीज कमेंट मी डाउन इफ यू वांट द नेक्स्ट पार्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।